वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में। तो सारे जीएस के प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो 17-18 फरवरी को जितने भी शिफ्ट हुए थे उन सारे शिफ्टों के जो जीएस के प्रश्न हैं वो सारे जीएस के प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और यह वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो परीक्षा हुई थी उसमें किस तरीके से जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उनका ट्रेंड क्या था, तो उनकी ट्रेंड एनालिसिस करना जो है बहुत जरूरी है कि आखिर इस तरीके से प्रश्न क्यों सेट किया गया था। ठीक है, उन प्रश्नों के उत्तर तो हम लोग जानेंगे ही, साथ में थोड़ा साइड में जो इंफॉर्मेशन है और क्या वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है उन प्रश्नों से, ये भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी जो है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अगस्त में देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। काफी जो है ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। और इस क्रम में जो पहला हमारा प्रश्न है वह यह है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गोदान निम्नलिखित में से किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। अब ये तो हुआ इस प्रश्न का उत्तर। अब जानेंगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित गोदान है, गोदान उपन्यास है, इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रकाशन होता है 1936 में। कब होता है? 1936 में। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये पूछा जाए कि ये जो गोदान उपन्यास है उसका अंग्रेजी संस्करण, ठीक, अंग्रेजी संस्करण वह कब आता है, तो इसका अंग्रेजी संस्करण आता है 1957 में, 1957 में। अब बात यह आती है कि इसका अंग्रेजी संस्करण जो है वह किसने तैयार किया था। तो जयरतन और पुरुषोत्तम लाल, जयरतन और पुरुषोत्तम लाल ने इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था और उसका नाम रखा था गिफ्ट ऑफ काउ। क्या? गिफ्ट ऑफ काउ। तो ये चीज याद रखिएगा, गिफ्ट ऑफ काउ नाम से जो है गोदान का अंग्रेजी संस्करण जयरतन और पुरुषोत्तम लाल 1957 में तैयार करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है भारत का वो है भारत रत्न। अब इस प्रश्न का तो उत्तर भारत रत्न हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी? एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो अब तक 53 लोगों को जो है भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो अभी जो है वो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे कि वो जो 5 व्यक्ति जिनको इस वर्ष जो है भारत रत्न दिया गया वो कौन कौन थे। ठीक है, तो इनमें नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का, दूसरे लालकृष्ण आडवाणी, तीसरे पीवी नरसिम्हा राव, चौथे चौधरी चरण सिंह और 5वें शख्स थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अब इनके बारे में एक थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है हम देखेंगे कि इनके बारे में मुख्य प्रमुख बातें क्या थे। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की बात आई थी तो काफी जो है इनका नाम चर्चा में था। ठीक है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार से थे। ठीक है, और इनको जो है बिहार का जननायक भी बोला जाता है। क्या? बिहार का जननायक के नाम से ये प्रसिद्ध है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और यह बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे। क्या? 11वें मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे लिखा भी गया है 11वें मुख्यमंत्री थे। और इनकी 100वीं जयंती पर इनको भारत रत्न से नवाजा गया। क्या? जो 100वीं जयंती थी इनकी, उनपे उस दिन जो है डिक्लेयर किया गया कि इनको जो है भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, और इनको भारत रत्न कब मिल रहा है? मरणों उपरांत, मतलब कि मृत्यु के बाद। तो ये तो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित जो इंफॉर्मेशन थी वो थी। अब हम बात करेंगे लालकृष्ण आडवाणी के बारे में। ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी गुजरात से संबंध रखते हैं, गुजरात प्रदेश से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति विशेष होते हैं जिनको इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, यह भी पूछा जाता है कि वह किस राज्य से संबंधित थे। ठीक है, या वह किस राज्य के थे।
तो लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके थे। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के पास था। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है लाल कृष्ण आडवाणी और इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये तेलंगाना राज्य से हैं। ठीक है, और भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो 9th मतलब कि 9वें प्रधानमंत्री थे। ठीक, चौधरी चरण सिंह भी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से, और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन की बात करते हैं। एम एस स्वामीनाथन तमिलनाडु राज्य से हैं और इनको हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पितामह कौन है, तो वो है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान दिवस के रूप में किस डेट को जो है मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, देखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो प्रश्न के लिए जो इंफॉर्मेशन है कि 26 नवंबर को जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात ये आती है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जब हमारा संविधान बनना प्रारंभ हुआ तो 26 नवंबर 1949, क्या 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को बन के तैयार हुआ। ठीक, और यही जो 26 नवंबर की जो डेट है उसको हम संविधान दिवस के रूप में ग्रहित किए। ठीक है, तो संविधान दिवस को जो है 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा जो संविधान जो बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसके 2 महीने बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 है, ठीक, उस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहां पे ये पदार्थ दिए गए हैं और आपको बताना है कि किसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। किसमें पाया जाता है? दही में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बाकी के 3 हैं उनको भी देख लेते हैं कि इनमें कौन सा एसिड होता है। ठीक, तो सिरका में होता है एसिटिक एसिड, ध्यान से समझिए, एसिटिक एसिड। पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, और इमली में होता है टार्टरिक एसिड। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। ठीक, तो दही के साथ में इनका भी नाम याद रखिएगा, दही में लैक्टिक एसिड, राइट, सिरका में एसिटिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड और इमली में टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत के समय का त्योहार है। ठीक है, तो बसंत के समय का जो त्योहार गुड़ी पड़वा है निम्न में से किस राज्य का त्योहार है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध यह त्योहार है गुड़ी पड़वा, तो इसका नाम याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र का क्या है? त्योहार है। अगला प्रश्न, 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ जनगणना कराई जाती है, जैसा कि हम जानते हैं कि जनगणना जो हर 10 साल पे कराई जाती है। ठीक है, तो जनगणना जो कराई जाती है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, या यह किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो जो आपका सही उत्तर है वह है गृह मंत्रालय। ठीक है, जो होम मिनिस्ट्री है उसका काम होता है सेंसस कराना। ठीक है, जनगणना कराना। अब यहाँ पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई, तो याद रखिएगा 1872 में। क्या? 1872 में। और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मायो। क्या था? लॉर्ड मायो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे व्यवस्थित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1881 में। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो 1881 से ठीक नियमित तौर पर हर 10 साल पे जो है जनगणना कराई जाती है भारत में। देखिए, अब लेटेस्ट में जो जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, 2011 के बाद अब तक जो है वो जनगणना नहीं हो पाई है। तो जो 10 साल के अंतराल पे जो जनगणना होनी थी, ठीक है, तो अगर 2011 में हुई थी तो अब कब हो जानी चाहिए थी? 2021 में। ठीक है, 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2021 में जनगणना इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, पैंडेमिक था। ठीक है, तो इस वजह से जो जनगणना 2021 में होनी थी वो नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम लोगों ने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि जो 10 की जनगणना होती, जो हर 10 साल पे होती है, वह गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है, सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और उस समय वायसराय था भारत का लॉर्ड मायो। ठीक है, नियमित रूप से जनगणना जो है 1881 में प्रारंभ होती है, और उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। ठीक, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो वीमेन हेल्पलाइन नंबर, साइबर क्राइम नंबर, ठीक, तो या मेडिकल फैसिलिटी के जो एम्बुलेंस नंबर होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर है आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है 1930। ठीक है, 1930। ठीक, 1930 जो है वो साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्प नंबर है। तो ये याद रखिएगा 1930। क्या? 1930। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ठीक है, तो चूंकि आप लोग जो है यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस तरीके के जो प्रश्न है अपने आप से भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए आपसे जो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, क्या? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक, अब देखिए ये थोड़ा जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तराखंड राज्य के उस जिले का नाम पूछा जा रहा है जहां पे आर्यभट्ट आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है नैनीताल। क्या? नैनीताल। तो नैनीताल में जो है वह आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो G20 का पूर्ण रूप है ग्रुप ऑफ 20। क्या है? ग्रुप ऑफ 20। तो बहुत ही ये आसान सा प्रश्न है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि G20 की हाल फिलहाल में कहां बैठक हुई थी, तो यह बैठक जो है वो भारत में ही हुई थी। और भारत के किस शहर में हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक, अच्छा यहां पे एक और चीज याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत जो है G20 का मेंबर है, तो आप कहेंगे हाँ, भारत जो है G20 का मेंबर है। ठीक, ओके। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो ऑपरेशन कायाकल्प है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो चलाया जाने वाला एक क्या है? एक अभियान है। ठीक है, और यह अभियान जो है वो किससे रिलेटेड है? यह स्कूल स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को जो है स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। किसे? ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। ठीक है,
और इसकी जो शुरुआत की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 2018 से, ठीक है। तो 2018 से जो है कायाकल्प की शुरुआत की जाती है और ऑपरेशन कायाकल्प की तरह जैसे मैंने बताया कि जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनको जो है स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि आखिर जो स्मार्ट स्कूल होते हैं, जो स्मार्ट स्कूल होते हैं उनकी क्या खासियत होती है? तो उनकी खासियत ये होती है कि वहां पे आपको जो है अच्छे प्लेग्राउंड मिलेंगे, अच्छी जो है प्रयोगशाला मिलेगी, कंप्यूटर लैब मिलेंगे, साथ में जो है खेल कूद की जो अनेक गतिविधियां हैं, इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर आउटडोर गेम हो, उनकी जो है फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक। ये भी जो है फैसिलिटी दी जाएगी जिससे कि डिजिटल क्लासेस चल सकें। तो इस तरह की जो है क्लासेस जो है उसको जो है बनाने की जो बात जो है इसमें इसके तहत जो है वो की जाने की जो है बात की जा रही है। और इसके तहत ध्यान रखिएगा 30,000 जो है माध्यमिक विद्यालयों को जो है स्मार्ट जो है स्कूल में चेंज करने की बात की जा रही है। ओके, अगला प्रश्न यह है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो जीएसटी लाने का जो कॉन्सेप्ट था दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका था, ठीक है। तो जो केलकर टास्क फोर्स है, क्या केलकर टास्क फोर्स, उसने जो है सजेस्ट किया था कि एक राष्ट्रव्यापी जो टैक्स है जीएसटी उसको जो है लाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि जीएसटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। तो ध्यान रखिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला वह पहला राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा असम, ठीक। असम जो है वह पहला राज्य था जिसने जिसने जो है वो जीएसटी सबसे पहले लागू किया। अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो आपको बताना है उस देश का नाम जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ जो है भारत की सीमा लगती है, नेपाल के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, और जिसके साथ नहीं लगती है वो है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव के साथ जो है भूमि सीमा भारत जो है साझा नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है कौन कौन सा देश सार्क का मेंबर है, ठीक है, किसका, कौन सा इसमें देश जो है वो सार्क का मेंबर है, ठीक है। तो यहां पे सार्क का मेंबर नेपाल, भूटान और मालदीव है, ठीक है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो सार्क में वर्तमान में जो है वो 8 देश हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ठीक। अगला प्रश्न, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो किस देश की राजधानी है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो टोक्यो जो है वह जापान की जो है कैपिटल है, ठीक है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। ये जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन, ठीक है, ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन को बनाने वाली जो नदी है उसका नाम है कोलोराडो। क्या? कोलोराडो। कोलोराडो के द्वारा जो है ग्रैंड कैनियन जो है वो बनाया गया, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थित जो ग्रैंड कैनियन है वह किस नदी के द्वारा निर्मित है? कोलोराडो के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है, ठीक है। तो उस सागर का नाम बताना है जहां पे नर्मदा जो है जाकर मिलती है, ठीक है। तो देखिए भारत में अगर हम लोग बात करें, भारत में जो मुख्यतः जो नदियां हैं, ठीक, वह जो है पश्चिम की तरफ बहाव और पूरब की बहाव के आधार पर जो बांटी गई है, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में प्रमुख तौर से जो है वह तापी है और नर्मदा है, ठीक है, तापी और नर्मदा, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बहाव है तो इधर क्या है? इधर है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है इधर, राइट। और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है।
बंगाल की खाड़ी है इधर, राइट। तो जो जिन नदियों का पूरा बहाव होगा, ठीक है, पूरा बहाव होगा, वो किधर जाके गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। और जिनका पश्चिम की तरफ बहाव होगा वो किधर आके गिरेंगी? अरब सागर में। तो नर्मदा और तापी ये जो नदियां हैं उनका बहाव जो है वो पश्चिम साइड में है, तो किस में जाके गिरेंगी? अरब सागर में जाके गिरेंगी। तो नर्मदा कहां जाके गिरेगी? अरब सागर में, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण दिव्य प्रेम के गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है, ठीक है। तो ब्रज में लोकप्रिय उस गीत का नाम बताना है, ठीक है, जिसमें राधा और कृष्ण के जो है दिव्य प्रेम की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है रसिया, क्या? रशिया, ठीक है, ऑप्शन डी। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र, क्या? पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहां से हमें आइडिया क्या लगा कि जो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस जो भारत सरकार के द्वारा या स्पेशल जो मिनिस्ट्री जो मंत्रालय हैं वो जो लॉन्च करते हैं उनका नाम भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि जो पाट मित्रो एप्लीकेशन है वह किसकी सुविधा के लिए जो है वो मतलब किसानों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है, तो वह कौन सी फसल है, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर है वह है जूट पटसन, ठीक है। तो वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वे किसान जो जूट और पटसन की जो खेती करते हैं, जूट को पटसन भी बोला जाता है, ठीक है, उन किसानों की सुविधा के लिए जो वस्त्र मंत्रालय है उसने जो है पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। थंगका, ठीक है, जो थंगका है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है, ठीक है। तो थंगका जो है किस राज्य से संबंधित है वो आपको बताना है। तो थंगका संबंधित है सिक्किम से, कहां? सिक्किम से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, ठीक है। तो ये थे श्री नंदलाल बोस। कौन? श्री नंदलाल बोस। तो संविधान जो है उसकी हर एक पृष्ठों के बॉर्डर किनारों को सजाने का कलाकृतियों से जो काम किया था वो कौन किए थे? श्री नंदलाल बोस, ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। तो यह देश है फ्रांस, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिए, विश्व के निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहां? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेरिस जो है वह किस नदी के तट पर बसा है। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। विमुद्रीकरण बोलिए या नोटबंदी, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में नोटबंदी के नाम से हम जानते थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 2016 8 नवंबर 2016 को जो डीमोनेटाइजेशन या जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक। तो इनका नाम जो है आप कैसे भूल सकते हैं? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इन्हीं के कार्यकाल में जो है यह घटना घटित हुई थी, ठीक है, नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहिए। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रभावती गुप्त के पिता का क्या नाम था, ठीक। तो प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र, ध्यान दीजिए, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट और पब्लिक मतलब कि निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिलके जो है वो काम करते हैं तो वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहां पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो तो क्या कहलाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, ठीक है।
अच्छा, जहां पे केवल निजी क्षेत्र हो, केवल निजी क्षेत्र हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, जहां पे केवल सरकार हो, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था बोलेंगे? वो कहलाएगी सामाजिक अर्थव्यवस्था या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक, तो जहां पे केवल निजी क्षेत्र के लोग हों, तो वहां की अर्थव्यवस्था कहलाएगी पूंजीगत अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जहां पे केवल सरकार हो, तो वह कहलाएगी सोशलिस्ट इकोनॉमी या सामाजिक अर्थव्यवस्था। और जहां पे दोनों हो, जो कि प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड, ठीक है, ये पूरा जो है वो नाइटहुड का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो नाइटहुड जो पदवी होती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, तो नाइटहुड की जो पदवी है, ठीक है, नाइटहुड की जो उपाधि थी, वह जो है उन्होंने त्याग दिया था। तो वह कौन सी घटना थी जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? ठीक है, तो यह घटना थी जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, जालियांवाला बाग नरसंहार। अब ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार है, ठीक, यह 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। क्या? 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ठीक है, और जिससे आक्रोशित और गुस्सा होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो पदवी थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब? 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा, भारत के ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन, डेयरी उत्पादन, मत्स्य पालन उत्पादन या जल प्रदूषण से? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन उत्पादन से। ठीक है, मछली पालन और इसके प्रोडक्शन से संबंधित है नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज, ठीक है, जो डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, ठीक है, डिजिटल सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो ये है डिजी लॉकर। जो डिजी लॉकर की जो सुविधा सरकार के द्वारा जो दी गई है, उसका उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण प्रोवाइड करना। ठीक है, डिजिटल इंपावरमेंट। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्या है? डिजी लॉकर। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका, ये न्यूज जो है वो काफी हाईलाइट था, प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो यह है मथुरा। क्या? मथुरा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक जो है इसने ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। क्या? भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक है इंडसइंड बैंक। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ठीक है, तो ये भी जो है आसान सा प्रश्न है। तो टाटा कंपनी के जो संस्थापक हैं सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। क्या? सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ठीक है, तो इनकी जो पहले जो इस्पात की जो कंपनी है वो है टिस्को। क्या है? टिस्को। ठीक है, और टिस्को को जो है 1907 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह जो है वो कहां पे है? यह है झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, और वो जो है टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार 30 राज्य सरकार प्रत्येक जिला में कितने कलेक्टर, इस ध्यान दीजिएगा, कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है एक, क्या, ऑप्शन ए, एक। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो है 160। कितनी है? 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ये काफी आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो भारत के पहले भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, याया सो, ठीक है, याया शो, सॉरी, या सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी है। ठीक है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की नाम बताना है आपको, तो ये है लद्दाख में। कहा? लद्दाख। ठीक है, और आज की डेट में हम लोग जानते हैं कि लद्दाख जो है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 2019 से पहले लद्दाख क्या था? लद्दाख जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का ही भाग था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। ठीक है, तो यह मिशन है मिशन शक्ति। ठीक, मिशन शक्ति पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है पुरजोर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, ठीक, महिलाओं को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश दिए गए इन 4 राज्यों में किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ करता है, और जिसके साथ नहीं करता है वो है तेलंगाना। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन है वेलिकोंडा, बालाघाट, नीलगिरी, विंध्य श्रृंखला। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो उचित नहीं है। ठीक है, ये जो है परीक्षा में पता नहीं इस तरह के 4 ऑप्शन क्यों सेट किए गए हैं। एक्चुअली में दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है वह सह्याद्री या वेस्टर्न घाट बोला जाए। ठीक है, तो उस पर्वत श्रृंखला में वो आएगी। ठीक, अगर हम नीलगिरी श्रृंखला को मानते हैं तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। क्या है? नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, और डोडा बेटा जो है इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। कितना? 2637 मीटर। जबकि जो अनाईमुडी की जो हाइट है, अनाईमुडी की अगर हम बात करें, इसकी हाइट है 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन जो सेट किया गया है, ठीक, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। ठीक, आप लोग इस प्रश्न को गलत सेटिंग के हिसाब से रखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, उसको क्या बना था? अन्नामलाई जो हिल है या सह्याद्री अगर ऑप्शन में होता तब हम लगाते। ठीक है, या वेस्टर्न घाट दे दिया होता तब भी हम लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जो निकटतम जो आंसर यहाँ पे हो सकता है वो नीलगिरी श्रृंखला हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है टिक करना उचित नहीं है। ठीक, क्योंकि नीलगिरी श्रृंखला की जो नीलगिरी सीरीज है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। ठीक, और जिसकी हाइट मैंने कितना लिखा था? 2637 मीटर। जबकि जो अनाईमुडी की जो हाइट है, इसकी हाइट है 2695 मीटर। ओके, अगला प्रश्न यह है कि यूपीएसएसएफ
यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। ठीक है, तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म है। तो एक चीज इस प्रश्न से क्या आइडिया लगा कि जो फुल फॉर्म है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे सोशल इश्यूज पे चल रहे हो तो उनको जो है आपको याद रखना है। और अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड भी अगर टर्म्स हो तो उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं अगर उनके भी शॉर्ट्स फॉर्म है तो उनके भी जो फुल फॉर्म याद रखिए। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, तो निवेश मित्र जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ही पहल है। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यह प्रश्न जो है वो दूसरे शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था। ठीक, इससे पहले वाला जो शिफ्ट था उसमें क्या पूछा गया था कि विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, अब विमुद्रीकरण को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी। ठीक, नोटबंदी। तो ये भी जो है एक आसान सा प्रश्न था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है होल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? होल्डिंग या ध्रुति। क्या? ध्रुति। तो ये चीज याद रखिएगा, होल्डिंग या ध्रुति। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए। ठीक है, तो यहां पे जो शब्द है भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये चीज कहलाती है फिशिंग। ठीक है, क्या कहलाती है? फिशिंग। तो फिशिंग के द्वारा जो असामाजिक तत्व होते हैं वो आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक, इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिससे इकोनॉमिक फ्रॉड हो सके या किसी तरीके से आपको जो वो ब्लैकमेल कर सके। तो यह जो तरीका कहलाता है वो क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। ठीक, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, क्या? बांग्लादेश की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो जीएसटी के लिए वह सेंटेंस बताना है दिए गए ऑप्शंस में जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं, ये जो पॉइंट है, एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, यही पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो कच्छ गुजरात में स्थित बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्या? कांडला बंदरगाह जो है जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां स्थित है? गुजरात के कच्छ में। ठीक, पारादीप बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? ये जो है उड़ीसा राज्य में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव बंदरगाह ये कहां है? गोवा में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, कांडला गुजरात में हो गया, गुजरात के कच्छ में। पारादीप उड़ीसा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा। ठीक, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला रखी? ठीक है, तो इन्होंने जो है गुजरात के गांधीनगर में रखी थी। ठीक है, क्या? गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को, ठीक है, सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ठीक, तो यह है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसके लिए है? तो यह पुरस्कार जो है सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और उनमें कंपटीशन की भावना जनरेट करने के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है,
ये प्रश्न जो है वो काफी बार जो है वो पूछा गया है अन एग्जाम में, ठीक। और आपके जो है यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया, ठीक। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो प्रवासन और गतिशीलता समझौते की जो मंजूरी मिली है वह इटली को मिली है, ठीक है। भारत और इटली के बीच में यह जो है एमओयू साइन हुआ है, ठीक। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किस बात पे? उनके बीच में प्रवासन और गतिशीलता के मुद्दे पे, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और इटली के बीच, ठीक, प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएन कबरा, काबरा, कबरा नहीं है, काबरा है, ठीक है। आईएन काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? ठीक है, तो आईएनएस जो आईएनएस काबरा है, आपको बताना है कि किस स्थान पर पहुंचा है, तो वो है कोलंबो, श्रीलंका, ठीक है, ऑप्शन ए। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा कहां पहुंचा है? कोलंबो, श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है सीमांत गांधी भी बोला जाता है। क्या? सीमांत गांधी, ठीक है। तो इनको जो है सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इनको सीमांत गांधी या इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। क्या? लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन को इन्होंने चलाया था, ठीक। और ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है वह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था वहां पे ये आंदोलन चलाया था। क्या? लाल कुर्ती अभियान। और इनको जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। पेन जो है मोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ठीक है, तो यहां पे जो बात की जा रही है वह पूर्वी तट की बात की जा रही है, इस साइड, ठीक है। तो यहां पे जो उड़ीसा है, उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है, क्या? चिल्का झील वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। और यह एक लैगून झील है, ठीक है। और लैगून झील क्या होती है? लैगून झील जो समुद्र का पानी जो है वह इनलैंड इधर जो आके जो इकट्ठा हो जाता है और उससे जो झील निर्मित होती है उसको हम लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह है चिल्का झील। अच्छा, दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी नाम आप चिल्का झील ही बताइएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। और ये 7 रंग कौन से होते हैं? आप लोग विव ग्योर का नाम जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? वी वायलेट,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये जो 7 रंग हैं, 7 रंगों से मिलकर जो है श्वेत प्रकाश बना होता है। और जब यह श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, जो कि एक कोरल का बना हुआ रीफ है, तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। और बात यह कही जाती है कि चांद से जो है ग्रेट बैरियर रीफ दिखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो यह रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा, और इसने जो है समुद्रगुप्त का व्याख्यान किया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में। तो हरिसेन नाम याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यह जाना जाता है विटीकल्चर। क्या कहलाएगा? विटीकल्चर। और ध्यान दीजिएगा, अंगूर की खेती जो है विटीकल्चर कहलाती है। हार्टिकल्चर क्या होता है? जो बागवानी फसलें होती हैं उन वो जो है बागवानी जो है वो हार्टिकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर जिसमें जो है वो मछलियों के पालन की बात की जाती है, मछलियों के उत्पादन की बात की जाती है, वह पीसीकल्चर होता है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन जो है वो सेरीकल्चर से संबंधित है। ठीक, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो बैलाडीला की पहाड़ियां हैं वह लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, और यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका श्रीलंका भारत से अलग होता है? ठीक है, तो श्रीलंका भारत से पाक जल, डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, जो पाक स्टेट है और मन्नार की जो खाड़ी है उससे जो है श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। तो यह है ऑप्शन सी। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ठीक है, तो यह मेला जो लगता है वह लगता है बिहार में। ठीक है, यह पशुओं का जो है वो सबसे बड़ा मेला है जो कि बिहार में लगता है। तो याद रखिएगा, सोनपुर पशु मेला हर साल कहां लगता है? किस राज्य में? बिहार में। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस हर साल जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को हर साल जो है वह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसमें एक मुहिम लॉन्च की गई थी। क्या? एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, क्या? एक पेड़ मां के नाम। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली, ठीक है, नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह, क्या? जिसे कुल्ह कहा जाता है? ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। ठीक, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आज से 300-400 साल पहले जो है एक सिंचाई की एक जो है वो लोकल जो है सिस्टम जो है डेवलप किया गया था जिसका नाम था कुल। तो कुल क्या है? एक सिंचाई की प्रणाली थी, एक सिंचाई का तरीका था। ठीक, और यह किस प्रदेश में थी यह व्यवस्था? यह व्यवस्था थी हिमाचल प्रदेश में। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ठीक है, तो भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है, ठीक, वो है महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, महा रजिस्ट्रार और सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये जो है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है। और जनगणना जो है किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो वो है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है जनगणना कराई जाती है।
कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव जो है वह महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये स्थित है उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, तो उड़ीसा के जो है कैपिटल भुवनेश्वर, वहां पे आपको नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो पंजीकृत रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक, देखिए अगर किसी शहर की जो है जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो इसको जो है शहरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहरीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न यह आता है कि जो भारत की जो जनगणना 2011 है, ठीक है 2011, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये जो है डेटा याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भारत में शहरीकरण का जो प्रतिशत है 31.1% है। कितना? 31.1% लगभग। ठीक है, तो इस डेटा को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भदोही की कालीन होती है, तो कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के लिए काफी जो है वो जाना जाता है। तो वहां पे कालीन बुनाई का काम होता है। ठीक है, कहां? भदोही में। तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो भदोही है जो कि बनारस के पास है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए। ठीक है, कालीन बुनाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका पेपर होने जा रहा है इसमें जो है यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी फैक्ट हो, करंट अफेयर से रिलेटेड या ऐतिहासिक या भौगोलिक या पॉलिटिकल, उनको जो है जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष है, उसका नाम है अशोक। क्या? अशोक। और अशोक का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है सराका अशोका। क्या? सराका अशोका। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश के सबसे जो पूर्वी जिला है बलिया। ठीक, तो बलिया में जो है वो सुरहाताल स्थित है, जिसको जयप्रकाश नारायण अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है लिंक्डइन। ठीक, क्या है? लिंक्डइन, ऑप्शन ए। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है और जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, ऑप्शन सी। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में, ऑप्शन डी। अच्छा, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब कि BHU की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। किसके सहयोग से किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ठीक है, तो ये जो है 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में एक डिटेल जानकारी थी। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो में अगर कहीं पे त्रुटि हो तो उसको भी जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।